रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधा खुद से बातें करते हुए कहती है, हे भगवान, मेरी मन्नत पूरी हो जाए, मेरे बेटे की बस अच्छी सी नौकरी लग जाए। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं होगी। वो इतने समय से इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन कुछ भी फल नहीं मिल रहा। बस इतनी कृपा कर दो हम पर कि उसकी नौकरी लग जाए। राधा अपने बेटे दीपक के लिए बस एक नौकरी चाहती थी, लेकिन उसे इतनी ज्यादा मेहनत के बाद भी वो कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती। राधा इसी बात को लेकर हमेशा परेशान रहती। राधा का पति प्रमोद उसकी तबीयत खराब होने की वजह से उसकी दवाइयाँ चल रही थी, इसीलिए घर की जिम्मेदारी को उठाने के लिए राधा ही काम करती थी। एक दिन राधा काम से लौटकर वापस आती है कि तभी उसका पति प्रमोद राधा से कहता है, राधा, तुम कितनी सारी जिम्मेदारी उठा रही हो। जहाँ ये सब मुझे करना चाहिए था, बस तुम कर रही हो। काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता तो तुम्हारे ऊपर ये सब परेशानी तो नहीं होती ना। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अब आप क्या जानबूझकर अपनी तबीयत थोड़ी ना खराब करवाओगे? जो हो गया सो हो गया। अगर मेरी हालत होती ऐसी तो क्या आप मेरी देखभाल नहीं करते? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तुम्हारी देखभाल क्यों नहीं करता? आखिर तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारे बारे में मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? हाँ, तो यही बात मैं आपको समझा रही हूँ कि आप मेरे पति हो। आपकी और इस घर की जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज है, और मुझे ये सब करते हुए ना ही कोई झिझक हो रही है और ना ही कोई परेशानी है। हम गरीब लोगों की सबसे बड़ी हिम्मत तो यही होती है कि हम चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं, हमेशा साथ खड़े रहते हैं। बस एक बार हमारे बेटे की नौकरी भी लग जाए। हाँ, बस उसके लिए तो मैं भी परेशान रहती हूँ। मैंने तो मन्नत भी मांगी है। अगर हमारे बेटे की कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए तो मैं वो मन्नत जो मांगी है वो पूरी जरूर करूँगी। लेकिन तुमने मन्नत मांगी क्या है? आप भी कैसी बातें कर रहे हो? मन्नत मांगी है, जब तक पूरी नहीं होगी तब तक थोड़ी बता सकती हूँ। अरे ये दीपक कहाँ रह गया? अब तक तो आ जाना चाहिए था। आ जाए वो तो सब साथ में खाना भी खा लेते, लेकिन इतनी देर हो गई है अभी तक नहीं आया। तुम्हें कुछ बताकर गया है क्या? हाँ, मुझे उसने बता दिया था। एक जगह उसे फोन आया था, इसलिए वहीं गया है नौकरी की बात करने। बस जहाँ गया है वो काम भी बन जाए तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, आ ही जाएगा। तुम आओ, आराम भी कर लो। तुम ही सारी जिम्मेदारी उठा रही हो घर की, इसलिए तुम्हारा आराम करना ज्यादा जरूरी है। चलो तब तक दीपक आता है, आराम कर लो। प्रमोद और राधा भले ही गरीब हों, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई पर कभी अपनी गरीबी का असर नहीं पड़ने दिया था। उसे खूब पढ़ाया लिखाया था, लेकिन दीपक की कड़ी मेहनत के बावजूद भी दीपक को नौकरी नहीं मिलती और वो मायूस होकर घर आता है। दीपक बहुत निराश हो गया था इन सब चीजों से, और वो हार मानकर एक दिन घर पर ही बैठ जाता है कि तभी दीपक को उदास देखकर राधा दीपक के पास आकर कहती है, क्या हुआ बेटा, ऐसे उदास क्यों बैठा है? तुझे जाना नहीं है क्या नौकरी पता करने के लिए? माँ, उदास ना हूँ तो क्या करूँ मैं। जहाँ भी मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता हूँ वहाँ मेरे अलावा सबका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन बस मैं ही हूँ जो बिना नौकरी के घर लौटता हूँ। अच्छा, तो ये बता, ऐसे निराश होने से क्या तुझे नौकरी मिल जाएगी, या तुझे नौकरी वाले घर आकर बोलेंगे कि दीपक जी, आपके उदास होने की वजह से हम ये नौकरी आपको देते हैं? नहीं ना? माँ, आप ये सब क्या बातें कर रही हो? यहाँ मैं पहले से ही परेशान हूँ और आप हैं कि ज्ञान दे रही हो। बेटा, ज्ञान ही दे रही हूँ मैं, जो शायद तुझे आगे काम आ जाए। क्योंकि अगर तुझे नौकरी आसानी से मिल जाती तो तेरी पढ़ाई का क्या मान। लेकिन तुझे थोड़ी परेशानी इसलिए ही हो रही है ना, क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा लोग अब काबिलियत देखते हैं, जो किसी न किसी को तेरे अंदर दिखाई जरूर देगी। हाँ माँ, आप सही बोल रही हो। मेरे अंदर इतना सारा टैलेंट है और मैं ये सारा टैलेंट यहाँ बैठकर उदास होने में ही खराब कर रहा हूँ। बिना कोशिश करे ही मान गया मैं तो हार। तो मेरे इतने पढ़े लिखे होने का क्या फायदा? अब समझाना तू मेरी बात, इसलिए तब तक कोशिश करता रहे जब तक कि तुझे नौकरी नहीं मिल जाती, और हम लोग तेरे साथ ही है ना, इसलिए तू घबरा मत और कोशिश कर। राधा अपने घर में सबको समझाती है, लेकिन उसे खुद भी पता है कि बिना पैसों के घर चलाना दिन पर दिन अब कठिन होता जा रहा है। लेकिन फिर भी राधा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जुगाड़ करके अब तक जिस तरह घर चला रही थी वैसा ही आगे भी चलाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके घर का राशन खत्म हो जाता है। तब वो अपने पास के ही बनिए की दुकान पर जाकर कहती है, भाई साहब, थोड़ा राशन दे दीजिए, मैं आपको कुछ दिनों में पैसे वापस कर दूंगी। अरे बहन जी,
आपसे तो पहले के ही पैसे वापस नहीं किए जा रहे हैं और आप फिर मुंह उठाकर आ गई राशन लेने। पहले अब तक की उधारी चुकाओ, बाद में आगे की बात करना। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? थोड़ा तो समझो ना, मैं थोड़े ही दिनों में दे दूंगी आपके पैसे, कहीं लेकर भाग थोड़ी जाऊंगी। और वैसे भी आपके पैसे तो दे ही देती हूँ ना, लेकिन आप ऐसे करोगे तो हमारे लिए सही नहीं होगा। देखिए बहन जी, आपकी गरीबी का रोना तो रोज का ही है, लेकिन मुझे भी तो अपना सोचना है ना। और जब पैसे नहीं है आपके पास तो मैं आपको राशन भी नहीं दे सकता, मुझे माफ कीजिए। बनिया राधा को राशन देने से मना कर देता है और वहाँ से जाने को बोलता है। राधा बिना राशन के ही घर आती है। वहाँ दीपक अपने हाथ में मिठाई लेकर आता है और अपनी माँ और पापा को मिठाई खिलाकर दोनों से कहता है, माँ मेरी नौकरी लग गई है, वो भी एक बहुत अच्छी कंपनी में। आप सही बोल रही थी माँ। अरे वाह, भगवान ने आखिर हमारी सुन ही ली। अब मैं भी अपनी मन्नत पूरी करूंगी, 101 लोगों को घर में भोज करवाऊंगी। देर से ही सही, लेकिन हमारी इच्छा तो पूरी हुई ना। तुम्हें मन्नत ही मांगनी थी तो कोई और सी मन्नत मांग लेती ना। ये इतने लोगों का भोज करवाना पता भी है कितना खर्च होगा। अभी दीपक की नौकरी लगी है, बस तुमने खर्चा करना शुरू कर दिया। हाँ माँ, इतने लोगों का भोज करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, और गरीब के घर में भोज पता है ना आपको। हमारे पास अभी पैसे बिल्कुल भी नहीं है, हम आपकी मन्नत बाद में पूरी कर देंगे। ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हो? इतनी मुश्किल से दीपक की नौकरी लगी है। मैंने मन्नत मांगी थी कि दीपक की नौकरी लगने की खबर सुनते ही 2 दिन बाद में गरीब के घर 101 लोगों का भोज करूंगी। यही तो बोल रहा हूँ मैं, गरीब के घर में भोज करने की बात बोल रही हो तुम। हम कोई अमीर नहीं है कि तुम्हारी इस मन्नत को तुरंत पूरी कर देंगे। कम से कम इसमें 2-3 महीने का समय तो लगता ही है ना। पहले ही हमें कितने लोगों का कर्जा देना है, अब इस भोज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आप लोग मेरा साथ नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मुझे ऐसे निराश तो मत करिए ना। और मैंने मन्नत अपने बेटे के लिए मांगी थी तो मैं पूरी करके ही मानूंगी। माँ हम आपका साथ तो देना चाहते हैं, लेकिन बिना पैसों के हम कैसे आपका साथ दे सकते हैं? ठीक है, तुम्हारी नौकरी लग गई है ना, तो तुम उसकी तैयारी करो। मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है और कैसे करना है। आप दोनों की मदद की कोई जरूरत नहीं है मुझे। राधा अपने पति और बेटे की बात सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है और भोज करने के लिए सोचने लगती है। लेकिन राधा को भी अच्छे से पता था कि उसके हालात कैसे हैं। तभी राधा अपने आप से बात करते हुए कहती है, मैंने ये कान के बूंदे अपनी बहू के लिए रखे थे, लेकिन अभी मैंने जो मन्नत मांगी थी उसे पूरी करना ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। इतना बोलकर राधा वो कान के बूंदे बेच देती है और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे भोज की तैयारी करती है। अगले दिन राधा अपने घर के बाहर ही चादर बिछाकर 101 लोगों को भोज करवाती है। तो वहाँ दीपक और प्रमोद आते हैं। प्रमोद राधा से कहता है, मैं तुमसे कब से पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए भोज के लिए? बताओ तो सही। देखिए, मैंने जो मन्नत मांगी थी मेरे लिए वो पूरी करना अभी सबसे ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने अपने सोने के बूंदे बेच दिए। लेकिन माँ आपके पास तो सपने के नाम पर बस बूंदे ही थे, और आपने वो भी मेरे लिए बेच दिए। बेटा, मैंने मन्नत मांगी थी, भगवान ने अगर हमारी सुनी है तो हमें भी तो अपनी बोली हुई बात माननी ही पड़ेगी ना। और मुझे खुशी है कि हम गरीब के घर भोज हुआ, इतने लोगों का हमारे जरिए पेट भरा। राधा ने आखिरकार अपने घर पर भोज करवा ही दिया और मांगी हुई मन्नत भी पूरी हुई। आशी बहुत ही तेज तरार लड़की थी। इसी के साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी मिजाज की भी थी। उसके जिद्दी और बेधड़क बात करने की वजह से उसके लिए आए हुए सारे रिश्ते टूट जाते थे। एक दिन आशी एक कैफे के बाहर टैक्सी का वेट कर रही होती है कि तभी एक तेज रफ्तार से कार आकर उसके ऊपर कीचड़ उछाल के चली जाती है, जिस वजह से उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं और वो चिल्लाकर बोलती है, अबे ओ अमीर बाप की औलाद, सड़क क्या तेरे दहेज में मिली है जो जहाँ दिल आएगा वहीं गाड़ी चलाएगा? आशी के इतना कहते ही वो गाड़ी कुछ दूर जाकर रुक जाती है और उसमें से आहान नाम का एक लड़का बाहर आता है, जो आशी के पास जाकर बोलता है, हाँ तुम्हारे बाप ने ही तो की है मेरे नाम, जहाँ मन करेगा वहाँ गाड़ी चलाऊंगा। ओ मिस्टर, एक तो मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए, ऊपर से ऐसे बात कर रहे हो। अरे तमीज नहीं है क्या जरा भी तुम में? तमीज की बात आप ना ही करे तो अच्छा होगा मिस। माना मुझसे गलती हुई है, जिसके लिए मैं आपको सॉरी बोलने ही आया था, पर आपकी बात सुनकर लगा कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। इतना बोलकर आहान वहाँ से चला जाता है।
और आशी उसकी कार का नंबर याद कर लेती है, जिसके बाद में वो अपने घर वापस आती है। तो उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी माँ वंदना बोलती है, हाय दैया, कहाँ से कीचड़ में लेट के आ रही है? मुझसे कुछ मत पूछो, मेरा मूड ऑलरेडी बहुत खराब है। आशी अपने कमरे में बैठकर आहान के बारे में ही सोच रही होती है और खुद से बोलती है, कुछ तो बात थी उस लड़के में जो उसने मुझे इतना करारा सा जवाब दिया। अब तो मैं उस लड़के को अपना बना कर रहूंगी। अगले दिन वो उसके कार का नंबर पता करवा लेती है और उसे पता चलता है कि वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करता है। इसी के साथ साथ उसे उसका नाम तक पता चल जाता है। आशी शाम को उसकी कंपनी के बाहर खड़ी होती है और जैसे ही आहान अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकलता है, वो एकदम से उसकी कार के सामने आ जाती है और आहान जोर से ब्रेक लगाता है, जिसके बाद वो कार से उतरकर उसके पैर की तरफ देखता है कि उसे तो चोट लगी हुई है और इसी के साथ साथ उसका खून बह रहा है। आहान उसे अपनी गोद में उठाकर कार में बिठा देता है और वहां से सीधा क्लिनिक लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसकी ड्रेसिंग करते हैं। जिसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठकर घर जा रहे होते हैं। तभी बीच में आशी बोलती है, थैंक यू सो मच और सॉरी यार उस दिन के लिए, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। इट्स ओके, वैसे गलती मेरी भी है। कुछ भी हो, मुझे एक लड़की से इतनी बुरी तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे कोई बात नहीं, तो अब हम दोस्त बन सकते हैं। इतना कहने के बाद में दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं और एक दूसरे से अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कुछ ही दिनों में वो अपने पेरेंट्स को एक दूसरे के बारे में बता देते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद गृह प्रवेश के समय आहान की माँ काशी और उसकी छोटी बहन रीना दोनों उसका स्वागत करती है। जिसके बाद रीना बोलती है, माँ, भैया तो बिल्कुल परी जैसी भाभी लाए हैं। अब तो मुझे भाभी से अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। अरे पागल, तुझे तो इन दोनों को गिफ्ट देना चाहिए और उल्टा तू ही मांग रही है। चल हट, अब इन दोनों को आराम करने दे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और आशी ये नोटिस करती है कि उसकी सास और ननद में तो बहुत प्यार है। इसी के साथ उसकी सास उससे कभी भी नहीं लड़ती। तो वो सोचते हुए खुद से बोलती है, ये माँ बेटी का प्यार तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। अरे लोगों की सास इतना लड़ती है, झगड़ती है और मेरी है कि कुछ कहती ही नहीं। इतनी अच्छाई मुझसे हजम नहीं होती, कुछ ना कुछ तिगड़म तो लगाना ही पड़ेगा मुझे। जिसके बाद वो देखती है कि रीना को कोई लड़का बाइक पर छोड़ के गया है। जिसके बाद वो तुरंत किचन में जाकर अपनी सास को बोलती है, माँ जी, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मेरे हिसाब से आपको रीना को समझा के रखना चाहिए। क्या हुआ बहू, तू ऐसा क्यों कह रही है? अरे मैंने आज रीना को एक अनजान लड़के के गले मिलते हुए देखा। उस लड़के ने रीना का हाथ भी पकड़ा हुआ था। पर ऐसा कुछ होता तो रीना मुझे बता देती। वही तो, आप उस पर इतना भरोसा करती हैं और वो आपके पीठ पीछे ये सब करती फिर रही है। उसे मत बोलना कि मैंने कुछ कहा है, खामखा कहेगी कि मैंने आपके कान भरे हैं। नहीं नहीं बहू, तू उसकी भाभी है, भला तू क्यों उसका बुरा सोचेगी? ये सब सुनकर काशी को यकीन नहीं होता कि रीना उससे इतनी बड़ी बात छुपा रही है। जिसके बाद रीना के घर आने पर काशी उसे गुस्से में बोलती है, कहाँ थी इतनी देर तक? समय का कुछ ख्याल है या नहीं? आज के बाद इतनी देर तक तू घर से बाहर नहीं रहेगी, समझी? इतना कहकर काशी वहाँ से चली जाती है और अपनी माँ का ऐसा रवैया देखकर रीना हैरान रह जाती है और अपनी भाभी को बोलती है, भाभी, आज माँ को क्या हुआ है? आज से पहले उन्होंने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की। अब मैं क्या कहूँ रीना, अगर कहूँगी तो बुरी बन जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है, आप बोलिए। माँ जी को लगता है कि तुम उनकी दी हुई आजादी का गलत फायदा उठा रही हो। किसी के साथ चक्कर चल रहा है तुम्हारा। रीना रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद में आशी अपने हाथ पर पट्टी बांध लेती है। कुछ ही देर बाद में आहान भी ऑफिस से घर वापस आता है और आशी जैसे ही पानी की ट्रे आगे करती है, आहान की नजर उसके हाथ पर जाती है
जिसके बाद वो बोलता है। तुम्हें चोट लग गई और फिर भी तुम काम कर रही हो। मैं अभी माँ और रीना से बात करता हूँ। अरे नहीं नहीं, इतनी सी बात के लिए आप उन्हें परेशान मत कीजिए। और वैसे भी मैं इस घर की बहू हूँ, ये काम करना तो बनता ही है। उन दोनों की बातें रीना चुपके से सुन रही होती है और वो समझ जाती है कि आशी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। जिसके बाद वो ये सब जानकर अपनी माँ को बता देती है। अगले दिन जब सब बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी काशी बोलती है। रीना, आज मैंने तेरे पसंद की सब्जी बनाई है, जरा चख कर तो देख। मुझे नहीं खाना। भाभी, आप मेरे लिए पास्ता बना दोगी प्लीज? क्यों? माँ के हाथ से अच्छा अब भाभी के हाथ का खाना लगने लगा है क्या? हाँ, क्योंकि जिस माँ को अपनी बेटी पर भरोसा ही नहीं, उस माँ के हाथ का खाना मुझे खाना ही नहीं है। मुझे तुझ पर भरोसा नहीं होगा, बल्कि तू ही मुझसे आजकल बातें छुपाती है। वो तो बहू ने मुझे बताया कि तू किसी लड़के से गले मिल रही थी। भला मैं क्यों बातें छुपाने लगी? वो तो भला हो भाभी का, जिन्होंने मुझे आपकी सोच के बारे में बता दिया। दोनों की बातें सुनकर आशी डर जाती है कि अब तो दोनों को पता चल जाएगा कि ये सब उसकी ही चाल थी। इतने में ही आहान बोलता है। आप दोनों अपनी बकवास बंद कीजिए और मुझे ये बताइए कि आप दोनों घर का सारा काम उस पर ही क्यों डाल देते हैं? कल उसके हाथ में चोट लगी थी, फिर भी वो सारा काम कर रही थी। अरे मैं तो भूल गई कि किचन में दूध गैस पे रखा है। मैं जरा देख कर आती हूँ। कहाँ चली भाभी? अब चाल चली है तो उसका अंजाम भी देखना पड़ेगा। जिसके बाद रानी और काशी आहान को सब कुछ बताती है कि आशी ने तीनों से एक दूसरे के बारे में झूठ बोला है ताकि तीनों के बीच में गलतफहमी हो जाए। ये सब सुनने के बाद में आहान बोलता है। आशी, तुम अपने परिवार के साथ ऐसा कर रही थी। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। आशी को अपनी गलती का एहसास होता देखकर काशी और रीना उसे माफ कर देती है और आहान भी उसे दूसरा मौका देता है। जिसके बाद आशी अपने परिवार के साथ प्यार से रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।